हेलो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है बेटा, ये अपन पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं, स्पेशली 8th क्लास में। अपन ने 8th क्लास में क्या पढ़ा था? अपन ने जाना था कि रिसोर्स उस चीज़ को कहते हैं जो अपने इस्तेमाल में आता है, जिसका अपन कोई इस्तेमाल करते हैं या जिस चीज़ की कोई वैल्यू होती है उसे अपन रिसोर्स बोलते हैं। अपन पिछली क्लासों में ये पढ़कर आए हैं। इस चैप्टर में अपन थोड़ा सा रिसोर्स का जो है ह्यूज वर्जन अपन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें आपके लिए एक नई डेफिनेशन है। देखिए क्या लिखा है, आपकी जो न्यू डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। इस पृथ्वी पर, इस एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। मतलब क्या है बेटा, अपन रिसोर्स उस चीज़ को बोल सकते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में अपन को मिल रही है और उससे अपन अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब कि अपन जिस चीज़ को ले सकते हैं, जैसे पानी में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन क्या अपन ऑक्सीजन से, पानी वाली ऑक्सीजन से सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए बेटा वो अपने लिए एक रिसोर्स नहीं होगा, लेकिन हवा वाली जो ऑक्सीजन है वो अपने लिए रिसोर्स होगी। तो कैसी होनी चाहिए बेटा? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, कोई सी भी चीज़ है तभी वो रिसोर्स होगी। इकोनॉमिकली फीजेबल, आपको मतलब ये नहीं कि आपको एक चीज़ लेने के लिए आपको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है, हर कोई आदमी उसको अफोर्ड कर सके बेटा। कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो चीज़ कैसी होनी चाहिए बेटा, अपने लिए मतलब ऐसी हो कि अपन उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकें, अपना कल्चर उसमें बीच में ना आए, संस्कृति बीच में ना आए। ठीक है, अगर ये सारी शर्तों को पूरा करते हुए कोई चीज़ आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है तो अपन उसे बेटा एक रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे अपन देखेंगे बेटा, यहाँ पर अपन को एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगा कि ह्यूमन बींग्स है, और इसके तीन जो हैं कौन हैं, कौन कौन से हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस। अगर अपन बात करें बेटा ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की बात करें, तो अपन जो लोग हैं बेटा इन तीनों चीज़ों के दम पर ही क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर से ही अपन को खाना पीना ये सारी चीज़ें मिल रही हैं बेटा, तो इसके बिना तो अपन जिंदा रह ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी है आजकल अपने लिए, देखो मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, ये सब कुछ क्या है? टेक्नोलॉजी तो है। क्या अपन बिना टेक्नोलॉजी के अपना जीवन आसान बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तरह तरह के बेटा इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इंस्टीट्यूशंस में क्या आ गए, जैसे आपके स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, पुलिस स्टेशन हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये इस तरीके की तीन चीज़ों से मिलकर जो है ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो कैसी है बेटा? सेटिस्फाइंग लाइफ है। अपन मतलब अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, किस चीज़ की वजह से? इन तीन चीज़ों की वजह से। आगे देखते हैं अपन को एक बेटा चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें कौन सा चार्ट दिखाई दे रहा है? रिसोर्सेज का। अब इस रिसोर्स में अगर अपन देखें बेटा, तो रिसोर्स को अपन मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स। तो अपन पिछली क्लासों में पढ़कर आए हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो अपन को ऑलरेडी दुनिया में जब अपन आते हैं तो ऑलरेडी अपन को यहाँ प्रेजेंट मिलते हैं, है ना? जैसे पेड़ हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये सब चीज़ें अपन को ऑलरेडी मिली हैं। दूसरी कौन से रिसोर्स होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो इंसानों के द्वारा बनाई जाएं या इंसान भी उसमें शामिल होते हैं बेटा। नेचुरल रिसोर्स को अपन दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल अपन दोनों पढ़ के आए हैं पीछे 8th क्लास में। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनको अपन दोबारा से बना सकें, और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको अपन दोबारा से नया नहीं कर सकें या दोबारा से ना बना सकें। रिन्यूएबल को भी बेटा अपन दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस में कौन से आते हैं बेटा? कंटिन्यूअस में ऐसे रिसोर्स आते हैं जो आपको लगातार आपके काम आ रहे हैं, जैसे कि सूरज है।
सूरज से आपको उजाला मिल रहा है बेटा, हवा चल रही है, हवा से अपन को सांसें मिल रही हैं, पानी है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं बेटा, कंटिन्यूअस हैं। ये अगर जरा सी भी देर के लिए अगर बंद हो गए तो अपना जीवन क्या है, समाप्त हो सकता है। तो ये कौन से रिसोर्स होते हैं बेटा, कंटिन्यूअस रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और अगर अपन दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायोलॉजिकल में बेटा फ्लोरा एंड फौना दोनों चीज़ें आ जाती हैं, या जिसका दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है अपन को नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में अपने सारे पेड़ पौधे, जंगल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और वाइल्ड लाइफ में अपने जितने भी जानवर हैं बेटा वो सब आ जाएंगे। अब जानवर अपने लिए और पेड़ अपने लिए रिसोर्सेज होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ? होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फॉरेस्ट हैं, पेड़ पौधे हैं, तभी अपन अपने लिए खाना प्राप्त कर पा रहे हैं, तभी अपने लिए ऑक्सीजन प्राप्त कर पा रहे हैं अपन। और जानवरों की वजह से भी अपन को क्या है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे भैंस गाय वगैरह हैं तो अपन को दूध मिलता है, भेड़ों से ऊन मिलती है, हैं। इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनसे अपन क्या करते हैं, व्यापार भी करते हैं। जैसे घोड़े वगैरह हैं तो वो गाड़ी खींचने का काम करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके का जो काम है बेटा वो अपन किसके थ्रू कर रहे हैं, जानवरों के थ्रू। तो जानवर भी अपने लिए क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। अब अपन बात करते हैं बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिसाइक्लेबल, दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल वो रिसोर्स होते हैं बेटा जिनको अपन फिर से बना सकते हैं, जैसे कि मेटल है, ठीक है। मेटल को क्या है, जैसे आप क्या है, सोना है, तो आपने उस सोने को क्या कर दिया, पहले हार बनवा लिया, फिर उसको पिघला के उसकी अंगूठी बनवा ली। तो मेटल को अपन ख़त्म नहीं कर रहे हैं। या लोहा है, पहले उससे कील बनाई, फिर उसको पिघला दिया तो उससे जो है हथौड़ा बना दिया। तो अपन मेटल्स को क्या करते हैं, पिघला पिघला के उसके रूप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ से अपन दोबारा दूसरा कोई सा भी औजार या चीज़ें बना सकते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपन दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा पेट्रोल। अगर अपन पेट्रोल है या फॉसिल फ्यूल्स में अपनी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह। क्या ये चीज़ें अपन एक बार ख़त्म कर दें तो दोबारा बना सकते हैं, बताओ? नहीं बना सकते। तो ये काय में आ जाएंगे बेटा, नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स में आ जाएंगे। उसके बाद बेटा अपन अगर बात करें स्ट्रक्चर्स की और इंस्टीट्यूशंस की, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस में यही अपने जो संस्थाएं बताई थी मैंने, जिस तरीके से जैसे अपने हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो अपनी क्या इंस्टीट्यूशंस वाले ह्यूमन रिसोर्स में आ जाती हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी में बेटा देखो अपनी संख्याएं आ जाती हैं कि कितने लोग हैं जो मिलकर एक काम कर रहे हैं। या क्वालिटी में अपन एक चीज़ ऐसा यहाँ पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से, नॉलेज बेस्ड चीज़ हो जाती बेटा। अब इंसान के पास अगर नॉलेज है तो वो भी अपने लिए क्या कर रहे हैं, रिसोर्स का काम कर रहे हैं। यहाँ अपन ने देख लिया बेटा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, और यहाँ अपन को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और टाइप्स दिए हुए हैं जिनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अपन लोग सोचते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो अपने लिए एक फ्री गिफ्ट हैं नेचर की तरफ से। अपन सब लोग आमतौर पर ऐसा ही सोचते हैं, इसीलिए अपन सारे रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ कैसे करते हैं कि जैसे अगर किसी को गाड़ी धोना है तो भाई 10 मिनट के काम के लिए या 20 मिनट के काम के लिए 2-2 3-3 घंटे तक जो है मोटर चलाई जा रही है, पानी फैलाया जा रहा है, नल चालू कर दिया है ना। तो ये पानी की बर्बादी कर रहे हैं अपन। सर्दियों में जैसे क्या कर रहे हैं अपन के अपन बाहर कहीं घूमने गए हैं और तब भी अपन क्या है कि घर में लाइट्स चालू छोड़ गए हैं, या जो है टीवी चालू छोड़ दी अपन सो गए हैं, टीवी चालू है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रही है बेटा। तो ये सारे कामों से अपन क्या कर रहे हैं, अपन रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर की गिफ्ट्स हैं। ये अपन को एक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए उसके ऊपर से एक कृपा है अपने लिए। अपन को उसका उसी रूप में इस्तेमाल करना चाहिए जिस रूप में अपन को उसकी आवश्यकता है। आइए यहाँ पर देखते हैं रिसोर्सेज को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है।
सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है बेटा कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं, बायोटिक रिसोर्सेज होती हैं। बायोटिक में मेनली अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, ठीक है। दूसरा अबायोटिक है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, मृत हैं, जो जिंदा नहीं हैं, वो सारी चीज़ें अबायोटिक में आती हैं। दूसरा टाइप्स देखेंगे अपन भैया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर अगर अपन देखें तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर अपन को बेटा कितने टाइप्स के रिसोर्स दिखते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जो अभी अपन पीछे समझ चुके हैं, ठीक है। तीसरा टाइप है बेटा ओनरशिप के आधार पर, मतलब आपकी जो मिल्कियत है, मालिकाना अधिकार के आधार पर अगर देखें अपन तो रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की है। जैसे एक अपना खेत है, तो खेत पर अगर मेरा खेत है तो उसमें उगने वाली फसल भी किसकी होगी बेटा, मेरी होगी। अगर कोई घर है तो वो घर किसका है, मेरा है, मैं ही रहूँगा उसमें। सिर्फ इंडिविजुअल में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का या किसी एक कंपनी का जो है अधिकार रहता है। दूसरा है बेटा कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या रहता है बेटा, कम्युनिटी वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए क्या रहती है, जगह रहती है। जैसे आपका पार्क है, स्टेडियम है, और या अपन बात करें जो शॉपिंग मॉल हो गए, सिनेमा घर हो गए बेटा, ये सारी चीज़ें किसके लिए, सभी के लिए रहती हैं। होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं। तीसरा है नेशनल। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन पर सिर्फ एक देश का अधिकार होता है, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल पर इंडिया का अधिकार है, ना किसी व्यक्ति का है, ना किसी कंपनी का है, ना ही दूसरे किसी देश का है। भारत सरकार का, भारत का हाथ उस पर जो है मालिकाना अधिकार है, ठीक है। इंटरनेशनल ऐसी चीज़ें जो इस पर क्या है, दूसरे देशों का या कई सारे देशों का क्या रहता है, अधिकार रहता है। जैसे समुद्र की अगर अपन बात करें कि भैया भारत हिंद महासागर है, उसमें बंगाल की खाड़ी में आने के लिए आपको भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी। और आप जैसे प्रशांत महासागर में या किसी दूसरे महासागर में जा रहे हैं तो वहाँ से संबंधित देश की आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी जाने के लिए। अभी तक अपन ने बेटा ये जो कुछ भी जाना है ये कुछ भी अपने लिए नया नहीं है, सब कुछ अपन 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा वास्ट रूप है। अब जो अपन जो सीखने वाले अगला जो डिवीज़न है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। चौथा जो पॉइंट है जिसको अपन डेवलपमेंट के आधार पर डिवाइड करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की क्या है, ज़रूरत है। अब इसको समझने के लिए अपन को सबसे पहले समझना पड़ेगा, इसमें अगर इसको अपन को समझना है तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि ये जो डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज होते हैं उनको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं बेटा, एक है पोटेंशियल, दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा है स्टॉक रिसोर्स, तीसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, और चौथा कौन सा है बेटा, चौथा है अपना रिजर्व रिसोर्स, ठीक है, रिजर्व रिसोर्स। अब अपन इन सबको एक एक कर कर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा पोटेंशियल रिसोर्स को। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं कि जिनके अंदर रिसोर्स बनने की पूरी शक्ति है लेकिन वो किसी ना किसी कारण से रिसोर्स नहीं बन पा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बेटा राजस्थान को। राजस्थान में क्या होता है बेटा, राजस्थान में खूब सारा क्या है, रेगिस्तान टाइप का है या सूखा एरिया है, वहाँ पर खूब सारी क्या पड़ती है बेटा, धूप आती है। और जब धूप आती है तो उससे अपन बात कर सकते हैं किस चीज़ की, कि वहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी ले सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये पूरे राजस्थान में अपन को सोलर प्लांट्स लगाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। अब इतना सारा खर्चा अपन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, राजस्थान की जगह में बेटा अपन क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, राजस्थान की जो धरती है वहाँ पर सोलर एनर्जी अवेलेबल है, उसको अपन
ले सकते हैं, लेकिन अपन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? या तो अपने पास पैसा नहीं है, या अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही बेटा कोस्टल एरियाज़ में होता है, समुद्र के किनारे वालों इलाकों में क्या होता है, हवाएं चलती हैं ज़ोर ज़ोर से। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि अपन पूरे समुद्र के किनारों पे अपन विंड मिल्स लगा दें, हवाओं से इलेक्ट्रिसिटी बनाना चालू कर दें। क्यों? क्योंकि प्लांट्स लगाने में बहुत ज़्यादा क्या आता है बेटा, खर्चा आता है। तो अपन इतना सारा खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बेटा कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा दूसरे रिसोर्स की, जो कौन सा है, स्टॉक रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्स? स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स में बेटा क्या होता है, देखिए, ऐसे रिसोर्स को अपन स्टॉक रिसोर्स बोलते हैं कि जिसके अंदर रिसोर्स बनने की काबिलियत तो है, लेकिन अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है बेटा H2O। अब देखिए इसमें ये ऑक्सीजन आ रही है ना पानी में, ये क्या है बेटा, पानी का फॉर्मूला है। पानी में ऑक्सीजन है ना, लेकिन क्या अपन उस पानी वाली ऑक्सीजन से सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बल्कि अगर अपन पानी में डूब जाएं तो अपनी मौत हो जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं। तो क्या है बेटा, अपने पास रिसोर्स तो है, ऑक्सीजन तो है, लेकिन अपन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास उसके लिए क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है बेटा। और जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी और रिसोर्स अपने पास मौजूद होगा, ऐसे ही रिसोर्सेज को अपन स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अगला रिसोर्स है बेटा अपना डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज बहुत सिंपल है। जितने भी रिसोर्सेज हैं अपने आसपास, अपने जिनको अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका अपन नाप तोल कर सकते हैं, जिनको अपन यूज कर सकते हैं, उन सारी रिसोर्सेज को अपन क्या बोलेंगे बेटा, डेवलप्ड रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। जैसे पेट्रोल है, गैस है, या फिर अपन बात करें टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रिसिटी की, हैं, स्कूलों की, रोड्स की, फसल की, जो भी चीज़ें अपने पास जिनको अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाएंगी बेटा, डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ जाएंगी। अगला बचता है बेटा आपका रिजर्व रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्स बचता है बेटा, रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिजर्व रिसोर्सेज बेटा अपन उसको बोलते हैं जो अपने पास है, लेकिन उसको अपन अभी इस्तेमाल करना नहीं चाहते, क्योंकि अपन उसको बहुत सेव कर रहे हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। जब अपन रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए सेव करें बेटा, उसी रिसोर्स को अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व रिसोर्स बोलते हैं। जैसे अपन डैम्स बनाकर वाटर को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। जैसे अपन ने डैम्स बना दिए हैं, ठीक है, डैम्स बना दिए जिसमें अपन पानी को रोक कर रख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। या अपन बात करें बेटा किस चीज़ की, अपन बात करते हैं पेट्रोल वगैरह की, कि भैया हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या पेट्रोल्स को बचा कर। अब सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियां ला रही है ना, कि जिनको आप इलेक्ट्रिसिटी से चला सको। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तो अपन बना सकते हैं बार बार, लेकिन पेट्रोल को इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता बेटा। उसको तो बनने के लिए अपना पूरा क्या चाहिए, कई हजारों सालों का समय चाहिए। और इतनी सारी पेट्रोल अब अपने पास है नहीं कि बहुत ज़्यादा समय तक चले। अगर सारी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया भर का सबका क्या रुक जाएगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का काम रुक जाएगा। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल को बचा रही है, और उसके लिए क्या ला रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियाँ धीरे धीरे ला रही है। अपन को इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियों से ही क्या करना पड़ेगा, आगे चल के भविष्य में चलना पड़ेगा, वरना आपके जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो रिजर्व रिसोर्सेज कौन से होते हैं बेटा, ऐसे रिसोर्स जो अपने पास हैं, जिनको अपन इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी इस्तेमाल कर लिया तो फ्यूचर के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो अपन उनको क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर आते हैं बेटा। अगली हेडिंग अगले पेज पे आपको क्या दी हुई है, अगले पेज की हेडिंग आपको दी गई है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. As a result, human beings use them to indiscriminately, and this has had to lead the following major problems. बेटा देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, यहाँ बोला गया है
कि रिसोर्सेज जो हैं बेटा वो अपनी जीवन की क्वालिटी को बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए। अपन क्या कर रहे हैं? अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपन क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को और लग्जूरियस बनाने के लिए अब रिसोर्सेज को एब्यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप जिस जगह पर बाइक से जा सकते हैं, लेकिन अपन फिर भी उस जगह क्यों काय से जा रहे हैं बेटा? कार से जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपन ज़्यादा खर्चा करके अपन सिर्फ अपनी लग्जरी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि हमारे पास पैसा है। अपन इसी झूठी अपनी शान में क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को एब्यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण अपने इस नेचर में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स ने क्या कर लिया है? जन्म ले लिया है, जिनमें से कुछ अपन को नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? देखो बेटा, पहली दी गई है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। पहले तो बेटा देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि आजकल कुछ लोगों की मर्जी के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लालच के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिल सकता है बेटा? सबसे बेहतरीन आपको उदाहरण देखने को मिलेगा खेती या ज़मीन के लिए। जैसे जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो क्या कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा खेती वाली ज़मीन को ख़रीद रहा है और उसको ख़रीदने के बाद वहाँ पर कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई होटल रेस्टोरेंट्स जैसी चीज़ें बना रहा है। अब ऐसी चीज़ों को बनाने के बाद देखो क्या हुआ बेटा, वो अपने लिए पैसा तो कमा रहा है, लेकिन जो दूसरे लोगों की ज़रूरत क्या है? फसलों की है या भोजन प्राप्त करने की है, वो ज़रूरत यहाँ से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर एग्रीकल्चर वाली ज़मीन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा देखिए एक्मुलेशन, दूसरा क्या दिया गया है? एक्मुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्म डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच और पुअर। इन रिसोर्सेज की अंधाधुंध जो भेड़चाल चल रही है इसको प्राप्त करने की बेटा, उसने पूरे के पूरे समाज को दो वर्गों में बांट दिया है। एक है रिच, दूसरा है पुअर। मतलब कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन पर सारे के सारे संसाधन हैं तो वो अमीर हो गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर कोई भी संसाधन नहीं है तो वो गरीब हो गए। अपन कंपैरिजन करते हैं मुकेश अंबानी और अपन से। क्या आप ये बताइए, मुकेश अंबानी जी इतने अमीर व्यक्ति हैं, क्या उनको किसी भी चीज़ की कमी होगी अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में? नहीं। और उनकी जगह अगर अपन अपनी बात करें तो क्या अपन को सर्वाइवल के लिए मेहनत का या जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड हैं अपन से, उन्होंने सारे रिसोर्सेज का एक्सेस कर लिया है, जबकि अपने पास सारे रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है। अब ये तो हुई अपनी बात। अपन अपने आप से भी और लोअर इकोनॉमी वाले लोगों के बारे में अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के जो है बेटा हाउसेज नहीं है, होम्स नहीं है, जिनके खुद के पास अपने क्या आवास नहीं है, घर नहीं है, लेकिन अपन लोगों के पास हैं। अपन लोगों के पास आने जाने के लिए साधन हैं, उन लोगों के पास वो भी नहीं है। तो पूरे समाज को इन रिसोर्सेज की प्राप्त करने की होड़ ने दो भागों में बांट दिया है। एक कौन से? ऐसे लोगों के पास जिनके पास सारे संसाधन हैं, और एक ऐसे जिनके पास संसाधन नहीं है। तीसरा देखिए बेटा, तीसरा क्या समस्या क्या है अपनी? इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अगर अपन बात करें बेटा रिसोर्सेज के एब्यूज़ के कारण क्या क्या हो रहा है, तो नेचर के प्रति भी बहुत सारी क्या है समस्याएं जन्म ले रही हैं। उनमें से सबसे बड़ी बड़ी कौन सी समस्याएं हैं? ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश के लिए नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है बेटा? इसीलिए तो हो रही है क्योंकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, है ना, और पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, मशीनें खूब दुनिया भर की आ रही हैं। अब इन सब जगहों से क्या कहना CO2 रिलीज़ होती है, और पेड़ उनको एब्जॉर्व करने के लिए है नहीं। जब वो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रह जाती तो बेटा गर्मी बढ़ती है, तो वो गर्मी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अब उसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो रहा है। अपनी जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में,
अपन उसको भी क्या कर रहे हैं बेटा, डिमोलिश कर रहे हैं। अब अगर उसको डिमोलिश करेंगे अपन धीरे धीरे, तो उसके कारण अपन को क्या क्या समस्याएं आएंगी कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधे अपनी पृथ्वी पर आएंगी, और जब वो सीधे अपने पृथ्वी पर आएंगी तो उससे स्किन कैंसर जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारियां क्या आ जाएंगी, बहुत आसानी से लोगों को होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा जब वो बिल्कुल सीधे पृथ्वी पर आएंगी तो गर्मी भी और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अपन देखें तो पॉल्यूशन भी आजकल अपन बहुत कर रहे हैं, नदियाँ गंदी हैं, या अपन बात करें हवाएं भी कितनी गंदी हैं, उसमें धुआं घुला हुआ है गाड़ियों का, फैक्ट्रीज़ का। ठीक है, इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि अपन जो खेती वाली ज़मीन है उसको क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, वहाँ पर खेती नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा, अपन लोग खाना खाने के लिए क्या हो जाएंगे, खाना प्राप्त करने के लिए लाचार हो जाएंगे, अपन को आसानी से खाना नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं है बेटा, ये सब अपन पीछे पढ़कर आए हुए हैं। अब जो आगे आने वाला है वो थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। अब वो देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर अपन को अपनी पृथ्वी का, अपनी अर्थ का अपन को अस्तित्व बनाए रखना है, पृथ्वी को अपन को सेव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मतलब जो भी रिसोर्स हैं अपन को, तो बेटा वो सभी को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा पैसे वाला है उसी ने सारे रिसोर्सेज को गेन कर लिया है, वो किसी और को नहीं दे रहा है। अगर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, सिर्फ वो उन सारी चीज़ों को अपने पास रखेंगी, दूसरे लोगों को नहीं देंगे बेटा, तो दूसरे लोगों को समस्या आएंगी और धीरे धीरे क्या होगा, ये पृथ्वी जो है ख़त्म हो जाएगी या अपना अस्तित्व जो है मिट जाएगा। तो अपने लिए क्या है, यही तो लिखा है कि अवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर। कब अपने जो प्लानेट है उसका फ्यूचर कब डेंजर में है, जब ये रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स प्लानिंग के जरिए ही अपन क्या कर सकते हैं, अपन रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग में अगर अपन बात करें बेटा, तो सबसे पहले एक चीज़ आती है जिसको अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये अपन 8th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। यहाँ पर देखिए अपन को डेफिनेशन दी हुई है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसे डेवलपमेंट को, मतलब समझिए, देखो मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, 8th क्लास में अपन लोग पढ़ के आए हैं। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपन उस डेवलपमेंट को बोलते हैं या उस प्रक्रिया को बोलते हैं कि जब अपने पास कोई एक रिसोर्स है और उस रिसोर्स को अपन क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँगा बेटा, इस रिसोर्स को क्या कर दूँ, फ्यूचर के लिए सेव कर लूँ। क्या कर लूँ, सेव कर लूँ। मतलब मैंने यूज़ कर लिया, ये रिसोर्स मान लो पूरा 100% था, तो मैंने सिर्फ 10% यूज किया और जो 90% था मैंने उसको क्या कर दिया, बचा के रख दिया कि आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो क्या कर लें, इसका इस्तेमाल कर लें। इसका बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देता हूँ आपकी किताबों से। जैसे आप समझिए कि आप कक्षा 7 में हैं, ठीक है। आप कक्षा 7 पास करने के बाद आप कक्षा 8th में आए। अब जब आप 8th में आए तो आपने 7th की क्लास की जो अपनी किताबें थीं वो किसको दे दी बेटा, 7th क्लास की किताबें आपने उस बच्चे को दी जो 6th में था और जो 6th को पास करके कहाँ आ गया, जो 6th को पास करके बेटा अब 7th में आया है, उस बच्चे को आपने अपनी किताबें दे दी, ठीक है। और जो 8th क्लास का बच्चा था उससे नई उसकी किताबें आपने ले ली, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि किताबों का इस्तेमाल अपन ने भी कर लिया, पीछे वाला स्टूडेंट कर रहा है, जब वो पास हो जाएगा 6th क्लास में तो वो भी किसी दूसरे को दे देगा। तो ये आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ बेटा यहाँ पर अपन को एक हेडिंग दी गई है जिसमें अपन देख रहे हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992।
क्या दिखाई दे रहा है बेटा अपन को यहाँ? रियो द जेनेरियो क्या है? एक शहर है जहाँ पर क्या है, एक समिट हुई थी। समिट का मतलब होता है एक शिखर सम्मेलन, मतलब एक ऐसा मीटिंग एक टाइप की बोल दो जिसमें सारी दुनिया से लोग आते हैं। ठीक है, 1992 में बेटा ये रियो द जेनेरियो अर्थ समिट हुआ। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि रियो द जेनेरियो अर्थ समिट कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 1992 में। या आपसे पूछा जाएगा कि 1992 का अर्थ समिट कौन सी जगह हुआ, तो आप क्या बोलोगे? रियो द जेनेरियो में। ठीक है, अब देखिए ये कब हुआ था? इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो द जेनेरियो इन ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक शहर है बेटा रियो द जेनेरियो। उसमें क्या हुआ, जून 1992 में लगभग 100 देशों के जो है मुखिया वहाँ पर क्या है, मीटिंग में आए। ठीक है, द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। इसमें बेटा किस चीज़ के बारे में बात की गई? इस सारी दुनिया के जो लोग आए थे, सारी दुनिया के जो नेता आए थे या हेड आए थे, उन्होंने यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की? यहाँ पर ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी जो पूरी दुनिया के सामने आ रही थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? जैसे अपन पीछे पढ़ के आए ना, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन या भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इस प्रकार की सारी समस्याओं पर बात की गई। और सबसे ज़्यादा किस पे बात की गई बेटा? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर। मतलब धीरे धीरे ही अपनी दुनिया में, जैसे आपने इस साल देखा होगा कि इस साल कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, पिछले कई सैकड़ों सालों की गर्मी पड़ी। दिल्ली में जैसे 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। अब ये गर्मी इतनी क्यों आ रही है बेटा? क्योंकि अपन रिसोर्सेज का एब्यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? पेड़ों का कटना है। अब पेड़ों को अगर अपन काटते जाएंगे तो बेटा गर्मी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और इस गर्मी को कंट्रोल करने का तरीका ये नहीं है कि अपने घर में एसी लगा दी। आप अपने घर में एसी लगा रहे हो, इसका मतलब है कि बगल वाले के घर में और गर्मी बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि एसी आपके कमरे को तो ठंडा करता है लेकिन अपने इन्वायरमेंट को गर्म करता है। ठीक है, तो उसमें अपन को क्या बात की गई बेटा? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं उनकी कुछ प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं। अब जैसे क्या होता है कि एक अलग तरीके का एक मुझे कछुआ मिलता था बेटा, कहाँ पर? उड़ीसा में। अब वहाँ पर क्या हुआ, जो अपना सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होती थी तो उसके कारण उन कछुओं के अंडे समुद्र में गिर जाते थे। और समुद्र में गिर जाने के कारण वो बेटा अंडों को क्या है, बड़ी मछलियाँ या दूसरे कोई जानवर खा लिया करते थे। अब कुछ सालों बाद जब साइंटिस्ट ने ये देखा तो उनको पता चला कि वो कछुए की पूरी प्रजाति ही वहाँ से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, अपन जो है नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अपन को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बचानी है। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। और फाइनली इसमें एक बेटा एजेंडा तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसका नाम रखा गया बेटा। इसमें कुछ बातें बोली गई। क्या बातें बोली गई, आइए अपन देखते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एजेंडा 21। It is the declaration signed by world leaders in 1992 in United Nations Conference on Environmental and Development। तो आपको बेटा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एजेंडा 21 कौन सी अर्थ समिट से निकल कर आया, आप बताएंगे। क्या बताएंगे? रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992 से ये एजेंडा 21 निकल कर सामने आया। इसमें कितने लोगों के देशों ने क्या किए, साइन किए? 100 लोगों के देश आए थे, सभी ने साइन किए थे बेटा। किसके द्वारा करवाए गए? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा क्या करवाया गया, इस पर साइन करवाए गए। यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है। विच टुक प्लेस एट रियो द जेनेरियो ब्राज़ील। और ये कहाँ पर हुआ, कहाँ पर साइन किए गए बेटा? ब्राज़ील के रियो द जेनेरियो शहर में। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। बेटा इसमें क्या बात करी गई? इसमें बात करी गई कि दुनिया के जितने भी देशों में ने इस पर साइन किया है
वो सारे के सारे देश मिलकर अपने देश की समस्याओं पर काम करेंगे और उनको दूर करेंगे और एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोली गई। क्या महत्वपूर्ण बात बोली गई बेटा? कि हर देश की सरकार अपने लिए एक लोकल एजेंडा 21 बनाएगी। अब देखो, जैसे बात करेगी किस चीज़ की, गर्मी की। अब मान के चलो कि अपना भारत है, भारत में गर्मी बढ़ी, ठीक है, लेकिन यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं बेटा जहाँ पर 12 महीना क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। तो अब मुझे ये बताओ, वहाँ सर्दी पड़ती है, वहाँ पर एक गर्मी का एजेंडा रखने से उनको कुछ फ़ायदा है? नहीं है फ़ायदा। दूसरी बात, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की आबादी बहुत कम है, जैसे जापान की, और कुछ देश ऐसे हैं जिनकी आबादी बहुत है, जैसे अपना देश है भारत और चाइना है। तो अब जहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी बेटा, वहाँ पर खाना ज़्यादा चाहिए होगा, रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी, और उन लोगों के लिए सारे रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे। अब जब ज़्यादा आबादी होगी तो बेटा लोगों में भुखमरी भी होगी, बेरोजगारी भी होगी। तो इसीलिए जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि सारे देश अपने देश की समस्याओं से प्रेरित होकर अपना एक खुद का एजेंडा 21 बनाए। मतलब पूरी दुनिया के लिए तो उन्होंने बना दिया कि ये है, लेकिन मान के चलो वो समस्या आपके देश में है ही नहीं, तो आप उसकी जगह दूसरी समस्या को क्या करो, दूर करने का काम करो। और ऐसा करने में आपको जो दूसरे देश हैं वो आपके क्या करेंगे, साथ देंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको एजेंडा 21 समझ में आया होगा। अगली हेडिंग दी गई है अपन को रिसोर्स प्लानिंग। Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या बात बोली गई है, यहाँ पर बोला गया है कि जैसे अपना भारत देश है, क्या है, अपना भारत देश है, ये अपना इंडिया है, ठीक है। अब इस इंडिया में बेटा अगर अपन बात करें, कई सारे स्टेट्स हैं अपने यहाँ पर। जैसे अगर अपन बात करें, इस तरफ अपन को मसाले मिलते हैं, लेकिन ऊपर की साइड अपन को मसाले नहीं मिलते। इस जगह में बेटा खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर फसलें जैसे गेहूँ, चावल वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ी वाली जगह है, यहाँ पर फसलें नहीं होती हैं। और ऊपर बात करें, इधर अपने सेब और केसर जैसी चीज़ें होती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सब जगह यहाँ गुजरात में बेटा कॉटन, कपास बढ़िया होता है। तो इस तरीके की जो क्या हैं चीज़ें होती हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को बेटा प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस एरिया में अगर सबसे ज़्यादा मसाले हो रहे हैं तो यहीं से पूरे देश में क्या किया जाए, मसालों को चारों तरफ भेजा जाए। अगर इस जगह पे कपास हो रही है अच्छी, तो यहाँ से सारे देश में कपास भेजी जाए, ठीक है। या फिर अगर अपन बात करें, इस जगह पे क्या हो रही है, फसल गेहूँ वगैरह अच्छे हो रहे हैं, चावल है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें सारे देश में भेजी जाएं। तो ये इस तरीके की अपन को क्या करनी पड़ेगी बेटा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इसी प्लानिंग को अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी अपन को दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अगर अपन बात करें बेटा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, बाकी के दूसरे राज्यों में अपन को कोयला भेजना पड़ेगा, ताकि जहाँ पर कोयला नहीं हो रहा है तो उनको भी मदद मिल सके। अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब अरुणाचल प्रदेश में अगर अपन बात करें बेटा, पानी बहुत है। क्यों बहुत है, क्योंकि एक तो वहाँ से नदी निकल रही है, कौन सी, एक तो ब्रह्मपुत्र निकल रही है, सबसे बड़ी नदी। दूसरी बात, बरसात होती रहती है बेटा। अब जब वहाँ पर पानी बहुत है तो वहाँ से ऐसी जगहों पर अपन को पानी लाना पड़ेगा जहाँ पर पानी की कमी है, जैसे कि राजस्थान, ठीक है। या अपन बात करते हैं बेटा
अरुणाचल प्रदेश में किस चीज़ की कमी? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मतलब क्या है कि वहाँ पर हॉस्पिटल बिल्डिंग्स जैसी चीज़ें क्या है बहुत कम बनी हुई हैं, तो अपन को वो बनाने पड़ेंगे। अब वो उसका कारण क्या है ना बनने का? उसका कारण ये है बेटा कि वहाँ पर हिमालय पर्वत है और वो भी बर्फीला पर्वत है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा डेवलपमेंट अपन नहीं कर सकते हैं बिल्डिंग्स का। क्यों? क्योंकि मान के चलो अगर कोई लैंडस्लाइड वगैरह होती है या ज़्यादा बारिश होती है तो उससे वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन उसको ज़रूरत तो है ना भैया हॉस्पिटल वगैरह की सारी चीज़ों की, तो उसके लिए अपन को कहीं दूसरी जगह बनाने पड़ेंगे हॉस्पिटल वगैरह, तभी तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर कोई बीमार हो गया तो वो कैसे अपना इलाज कराएगा? तो अपना इसी अपन को यही प्लानिंग करनी है कि जिस जगह पर जिस चीज़ की कमी है उसको दूसरी जगह से अपन उसको पूर्ति करवाएं। अगला देखो, जैसे दिया गया स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। अब राजस्थान में अपन शुरू में भी पढ़ चुके हैं, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो अपन कुछ ऐसा तरीका निकालें कि उसकी सोलर एनर्जी को अपन इस्तेमाल कर सकें और उसको जो है पानी की कमी वहाँ पर है तो वहाँ पर कहीं से पानी की पूर्ति कर सकें। ऐसा ही है बेटा, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ वेरी कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। अगर अपन लद्दाख की बात करें बेटा, तो लद्दाख भी क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, इस वजह से वहाँ पर भी क्या है, पानी वगैरह की सारी चीज़ों की क्या है, मिनरल्स की कमी है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, वहाँ पर भी अपने रिसोर्सेज को भेजना पड़ेगा। अपन को ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अपन वहाँ पर रिसोर्सेज को कैसे भेज सकते हैं। इट इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट ये हो गया, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। अब अपन को बेटा ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग राज्य अलग अलग स्तरों पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य की स्तर पर, या क्षेत्रीय स्तर पर, या लोकल स्तर पर, मतलब स्थानीय स्तर पर, मतलब सब जगहों की सरकारों को सोचना पड़ेगा इस पर बेटा। राज्य की सरकारों को भी, देश की सरकार को भी, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं जनता को भी सोचना पड़ेगा। तो अपन को यही जो काम है, मतलब किसी जगह अगर एक चीज़ की पैदावार ज़्यादा हो रही है तो उसको उन जगहों पर भेजना जहाँ पर क्या है उसकी कमी है। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी चीज़ को अपन बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो ज़रूरी है अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग अपन ने ये देख लिया। अब इंडिया में अपन रिसोर्स प्लानिंग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब देखो, इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, इसीलिए वहाँ पर अगर अपन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, कि मतलब ये चीज़ अपन जितना सोचने में बोलने में आसान है, वास्तव में करने में उतना आसान नहीं है। उसके लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा अपन को कुछ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट क्या है अपना, पहला पॉइंट है अपना कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अपन को सबसे पहले तो यह जानना पड़ेगा कि भारत में 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उनमें से कौन सी चीज़ की जो है खेती कौन सी जगह पर हो रही है, कौन सी चीज़ किस जगह पर ज़्यादा है, कौन सी चीज़ की किस जगह पर कमी है। इस तरीके की अपन को एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद बेटा इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इनोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। जब अपन इस तरीके की तैयारी कर लें तो उसके बाद अपन को ये देखना पड़ेगा, उसके बाद अपन को इंस्टीट्यूशंस क्या करने पड़ेंगे, स्थापित करने पड़ेंगे। जैसे कि देखो अपन ने क्या किया, ये अपन ने इंडिया बनाया, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा कि भैया राजस्थान में यहाँ क्या पानी की कमी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज़्यादा है, तो अब मुझे यहाँ से पानी लाना है तो बेटा यहाँ पर मुझे संस्थाएं बनानी पड़ेंगी। संस्थाएं कैसी, संस्थाएं ऐसी कि यहाँ पर जैसे अपन को पानी भेजने के लिए लोग वहाँ पर नियुक्त करने पड़ेंगे, वहाँ पर कुछ अपन को साधन रखने के लिए जगह करनी पड़ेंगी। फिर यहाँ से जब पानी भेजा जाएगा तो यहाँ कोई ना कोई पानी को रिसीव करेगा बेटा। रिसीव करने के लिए एक लोगों की टीम बनानी पड़ेगी और उस टीम को बैठने के लिए एक ऑफिस चाहिए होगा।
तो इस तरीके से अपन को क्या करने पड़ेंगे, या फिर अपन बात करें ऐसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, यहाँ से अपन को क्या भेजना है, कोयला भेजना है। जैसे कश्मीर में कोयला भेजना है, तो अब कश्मीर में कोयला भेजने के लिए बेटा मुझे यहाँ से भी एक लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, फिर कश्मीर में भी एक लोगों की टीम होनी चाहिए। अब इस टीम को बैठने के लिए होता है, सामान को रखने के लिए एक जगह, एक ऑफिस चाहिए होगी। तो ये सारी जो प्लानिंग है, ऑफिस बनाना, इंस्टीट्यूशंस बनाना, लोगों की टीम हायर करना, ये सारी चीज़ क्या है, अपना दूसरा कदम होगा। पहला कदम क्या है, पहला कदम रिसोर्सेज की पहचान करना है कि कौन सी चीज़ की किस जगह कमी है, कौन सी चीज़ किस जगह पर ज़्यादा हो रही है। फिर तीसरा काम क्या करना है बेटा, तीसरा काम है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर अपन को बस सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, जब अपन पहचान लें, अपनी टीम और इंस्टीट्यूशंस बन जाएं, तो अपन को बस क्या करना है, चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है। बस इतना सा अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या खर्चा बहुत करना पड़ेगा, अपने पास इतना पैसा भी होना चाहिए, इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और अपनी सरकार इस चीज़ को कर भी रही है धीरे धीरे। इंडिया हैज़ मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द ग्लोबल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखो बेटा, सरकार, अपने भारत देश की सरकार क्या करती है, जब से अपना देश आज़ाद हुआ है तभी से अपने देश में क्या किया जाता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया जाता है, जिसको अपन हिंदी में पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। जो मतलब सरकार रहती है वो एक प्लान तैयार करती है कि अगले 5 सालों में हमें देश में क्या क्या अच्छे काम करने हैं, क्या क्या अपना टारगेट होगा, क्या क्या अपन कर सकते हैं और किन किन समस्याओं को अपन को दूर करना है। इस तरीके का अगली 5 साल के लिए जब ये बेटा प्लान तैयार किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान्स बोले जाते हैं। आज़ादी के बाद से ही ये जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो हैं अपने देश में चालू हैं, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट इन एनी रीजन, बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस in technology and institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resources base, but they are economically developed. अब देखो बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि अपन को एक चीज़ पर और ध्यान देना पड़ेगा रिसोर्स प्लानिंग करते समय। अपने देश में जैसे कुछ जगह ऐसी भी हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज तो हैं, रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन वो कैसी हैं, गरीब हैं, वो पुअर हैं, ठीक है। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे हैं, अमीर हैं, ठीक है। तो अपन को इस चीज़ को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, मेंटेन करना पड़ेगा। जो अमीर हैं वो इस गरीब वाले राज्य की क्या करें, मदद करें, और जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वो इस दूसरे वाले को क्या दें, अपने रिसोर्सेज दें। अपन को मिलकर ये काम करना पड़ेगा, तब अपनी अपनी जो रिसोर्स प्लानिंग है वो कैसी हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं बेटा, अब आगे देखते हैं। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. देखो बेटा, यहाँ पर अपन को बताया जा रहा है कि जब अपने देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश को क्या किया था, कब्जे, पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया था। तो वो किस चीज़ के लिए आए थे, अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा है 8th क्लास में कि भैया वास्को डी गामा आया था तो वो मसाले लेकर गया था। तो सारे अंग्रेज़ों के यहाँ क्या थी, मसाले नहीं मिलते थे, खाना जल्दी ख़राब हो जाता था। फिर उनको पता चला कि भैया भारत में अचार जैसा कुछ बनता है जिसको वो बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, तो इसीलिए वो मसालों की तरफ अट्रैक्ट हुए बेटा। मसाले उनके लिए क्या थे, रिसोर्स थे। तो यानी अंग्रेज जो थे बेटा, अपने देश में या किसी भी जगह पर वो गए थे, तो वो क्यों गए थे, वो रिसोर्सेज को
एब्जॉर्ब करने गए थे ताकि वो रिसोर्सेज को ले सकें और उन रिसोर्सेज के दम पर वो खुद अपना जो है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर सकें, खुद पैसे कमा सकें। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। रिसोर्सेज के दम पर उन्होंने अपनी पूरी जो जितनी भी कॉलोनीज थी सब में अपनी सुप्रीमेसी उन्होंने बरकरार रखी। उन्होंने सब पे पूरी दुनिया पर क्या किया, राज किया। रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied बाय appropriate टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। India has experienced all this in different phases of colonization. In India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quantity of human resource and the historical experiences of the people. देखो बेटा क्या बोला जा रहा है कि अगर अपने पास कोई रिसोर्स है तो अपन उसको इस्तेमाल भी तभी कर सकते हैं जब अपने पास क्या हो, जब अपने पास टेक्नोलॉजी हो अच्छी जिससे अपन उसको इस्तेमाल कर सकें। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए अपन को ह्यूमन की क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, आदमी वहाँ पर काम करेंगे तभी अपन को वो रिसोर्स मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को क्या चाहिए। अब जैसे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप समझ लीजिए झारखंड और छत्तीसगढ़ से, अपने कोयले का, मध्य प्रदेश से, इनसे। अब यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, अपन को कोयला है, वहाँ पर क्या है, खदानों में कोयला गड़ा हुआ है। अब उस कोयले को निकालने के लिए माइंस बनानी पड़ेंगी और उसको निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन को लेबर चाहिए, लोगों की ज़रूरत होगी बेटा। फिर उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। अगर अपने पास लेबर नहीं है या अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या अपन जो है कोयला है या सोना है, ये सारे मिनरल्स को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अपन को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन क्वांटिटी, मतलब लेबर भी जिसको अपन बोल सकते हैं, चाहिए। तभी अपन क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हेडिंग अपन को देगी बेटा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का नाम से ही पता चल रहा है कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व क्यों करना पड़ेगा, संरक्षित क्यों करना पड़ेगा? उनका जो है एब्यूज़ नहीं होना, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए बेटा। जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करो। इसीलिए कंजर्वेशन के लिए ही तो अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आए उसमें, रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट में। देखिए क्या लिखा है इसमें, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resources conservation in these words: "There is enough for everybody's need and not for anybody's greed." He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by masses. देखो बेटा, यहाँ पर अपन को दो चीज़ें अच्छे से समझनी हैं। आपको पहला तो याद रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए कि देयर आर क्या कहते हैं, इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, ये कथन किसका है? गांधी जी का है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स यानी रिसोर्स को संरक्षित करने के लिए गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने कहा है कि भैया हमारे प्रकृति ने हमें इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं कि अगर हमारी कोई ज़रूरत है तो वो बहुत आसानी से पूरी हो सकती है, लेकिन हमारी जो लालच है उसको नहीं पूरा कर सकती है वो। अब जैसे क्या है, जैसे ये है कि पेड़ है, ठीक है, अब वो ऑक्सीजन देता है, तो अभी पेड़ की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वहाँ से जो एक ऑक्सीजन निकल रही है वो उस पर कोई रोक सके। वरना जो जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या कर देते बेटा, उन पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन पे कंट्रोल कर देते और उसको बेचने लगते, है ना। ये उनका लालच ही तो है कि ताकि वो पैसे कमा सकें, लेकिन ऐसी अभी तक टेक्नोलॉजी है नहीं कि उस ऑक्सीजन को आने से रोक दे कोई, तो इसीलिए वो सबको मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी को अपनी ज़रूरत है, जैसे अपन को सांस लेना है
तो वो क्या है, बहुत पर्याप्त है अपने लिए, क्या, नेचर के रिसोर्सेज। लेकिन अगर अपन उसको लालची बनने के नज़रिए से देखें या पैसा कमाने के नज़रिए से देखें तो वो चीज़ कैसी है बेटा, बेकार है। तो गांधी जी ने क्या बोला, दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात ये बोली कि अपन को ऐसे नेचर से, ऐसे लालची लोगों को दूर रखना होगा, ऐसे लोगों पर नज़र रखनी होगी ताकि वो क्या ना कर सकें, इनका मिसयूज ना कर सकें रिसोर्सेज का। क्योंकि यही तो क्या है, रूट कॉज हैं किस चीज़ के लिए, रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। पूरी दुनिया में रिसोर्सेज की कमी होने का जो मेन कारण है वो ऐसे ही लोग हैं। और क्या बात बोला बेटा उन्होंने बोला गांधी जी ने कि मास प्रोडक्शन नहीं करना है अपन को, बल्कि प्रोडक्शन बाई मासेज करना है। इसका मतलब क्या है कि मतलब अपन को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी है। सोचो कि अपन को सिर्फ 10 लोग हैं कपड़े पहनने के लिए और अपन ने 50 जोड़ी कपड़े बना दिए, तो ये नहीं करना है अपन को। अगर ऐसा करेंगे तो रिसोर्सेज का मिसयूज होना तय है। अपन को क्या करना है, प्रोडक्शन बाई मासेज, मतलब जितने भी लोग हैं उन सबसे प्रोडक्शन करवाना है और उतना ही करवाना है जितनी अपन को ज़रूरत है।